Okay, good morning, students. This is your political science class, and we are doing our third chapter of political science. Name of this third chapter is election and representation. Today we will start the chapter election and representation. Election and representation, first of all, you have to understand the meaning of this particular chapter. Election means how elections take place in any country, or what are democratic elections, what are non-democratic elections. Representation means why we need representatives to administer a country, कि भाई किसी देश में चुनाव क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, किस लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, अब किसी देश में चुनाव लोकतांत्रिक हैं या अलोकतांत्रिक हैं। डेमोक्रेटिक मीन्स क्या रियल में चुनाव अच्छे से हुए हैं, कि जिसको जो मतलब एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, या किसी के दबाव में इलेक्शन हुआ है और लोगों ने दबाव में वोट दिए। रिप्रेजेंटेटिव्स मीन्स आप जानते हो, जैसे हम सभी हमारे कंट्री की गवर्नमेंट के पार्ट्स नहीं हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम पार्ट नहीं, इनडायरेक्टली हम सभी पार्ट्स हैं, बिकॉज हमारे भी आप पे मान लो फॉर एग्जांपल कोई झज्जर का एमएलए है, ठीक है, कोई रोहतक से एमपी बना हुआ है, जिसको हमने जो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं उन्होंने वोट दी हैं। ये इस चैप्टर का मतलब है। इंट्रोडक्शन, आई हैव अंडरलाइंड सम वर्ड्स। हैव यू एवर प्लेड चेस? यहाँ पर आपको हियर the writer tried to understand you that if the players of chess start moving different direction which they have to move, मीन्स यदि मान लो आप चेस आपने कभी देखा है गेम, और आपने देखा हो कि जिस तरह से चेस के मुहरे जो चलते हैं, यदि वो अपने उस पैटर्न की बजाय दूसरे पैटर्न से चलने लग जाए तो क्या होगा, वो गेम पूरी तरह से खराब हो जाएगा। सेकंड थिंग, क्रिकेट, यदि क्रिकेट में अंपायर्स ना हो तो कौन डिसीजन लेगा और किस तरह से फिर उस गेम के फेयरनेस मेंटेन हो पाएगी। तो इसी तरह से अब शुरू करते हैं। व्हाट इज़ ट्रू ऑफ ए गेम इज़ ऑल्सो ट्रू ऑफ इलेक्शंस, कि जिस तरह से खेलों को फ्री एंड फेयर रखने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत है, उसी तरह से इलेक्शंस को भी फ्री एंड फेयर करवाने के लिए ज़रूरी हैं कुछ रूल्स। देयर आर डिफरेंट रूल्स और सिस्टम्स ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस। अब इलेक्शंस को कंडक्ट करने के बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स और रूल्स हैं। द आउटकम ऑफ द इलेक्शंस डिपेंड्स ऑन द रूल्स वी हैव अडोप्टेड। अब इलेक्शंस में जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनकी वजह से ही ये डिसाइड होता है कि इलेक्शंस का रिजल्ट क्या होगा, आउटकम क्या आएगी उसकी। वी नीड सम मशीनरी टू कंडक्ट द इलेक्शंस इन एन इम्पार्शियल मैनर। तो हमें एक मशीनरी सिस्टम की ज़रूरत होती है जो फ्री और फेयर इलेक्शंस को मेंटेन करवा सके। ओके, उसके बाद इन पैराग्राफ इज रिलेटेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और हमें वो सारी अब इस चैप्टर की डिटेल में पढ़नी है कि उन कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरीज की वजह से इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो पाते हैं। नाउ आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू वुड अंडरस्टैंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शंस, की इलेक्शंस के तरीके कौन कौन से हम ये समझ जाएंगे इस चैप्टर के पढ़ने के बाद। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ इलेक्शन अडोप्टेड इन आवर कंट्री, हमारे देश के सिस्टम ने कौन सी करेक्टरिस्टिक्स को अडोप्ट किया है जो इलेक्शन से रिलेटेड हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोविज़न ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, अब क्यों हमें ज़रूरी है कि हमारे इलेक्शंस फ्री और फेयर हों, अच्छे से हों। ठीक है, द डिबेट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स मीन्स आज के टाइम पीरियड में इलेक्शंस प्रोसेस में या इलेक्शन सिस्टम में या इलेक्शन मशीनरी में क्या क्या सुधार लाए जा सकते हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी, नाउ दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक। कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस, क्या भाई किसी देश में इलेक्शन ना हो और उस देश का जो रूलर है, मेन है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है,
जो वो बन रहा है वो विदाउट इलेक्शंस के बनेगा तो क्या वो देश फिर डेमोक्रेसी माना जाएगा? ठीक है, हमें इस क्वेश्चन का आंसर देखना है। कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? अब यदि ये कोई देश डेमोक्रेटिक कंट्री ही नहीं है तो क्या वो इलेक्शंस होल्ड करवाता है, और यदि वो करवाता है तो वो इलेक्शंस कैसे इलेक्शंस होंगे? ये दो क्वेश्चन हमें समझने हैं इस फर्स्ट टॉपिक में। द फर्स्ट क्वेश्चन रिमाइंड्स अस ऑफ द नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन ए लार्ज डेमोक्रेसी। तो पहले क्वेश्चन में बताया था कि क्या इलेक्शंस के बिना डेमोक्रेसी हो सकती है, उसका आंसर है नहीं। अब उसका आंसर क्या है कि नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन ए लार्ज डेमोक्रेसी, कि एक बड़े लोकतंत्र में रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत है। ऑल सिटीजन्स कैन नॉट टेक डायरेक्ट पार्ट इन मेकिंग एवरी डिसीजंस। अब हम सभी किसी देश के, मान लो देश की कौन सी सड़क बननी चाहिए, देश में कहाँ पर क्या पॉलिसी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स में हम सब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने एरिया से रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन दें, जो एमएलए या एमपी है उसे बना दें। देयर फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, इसलिए हम रिप्रेजेंटेटिव्स मीन्स प्रतिनिधि को चुनते हैं जो हमारे बेस पे डिसीजन लेता है। दिस इज़ हाउ इलेक्शंस बिकम इम्पोर्टेंट, इसलिए ज़रूरी है कि किसी डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होने चाहिए। वैन एवर, ओके चलो इसको छोड़ो। इलेक्शंस हैव टुडे बिकम द मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इसलिए आज की डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक बहुत बड़ा सिंबल है इलेक्शन। वी ऑफन डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, इनडायरेक्ट क्या, नाम से आप समझ ही गए होंगे। दैट द डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज रिलेटेड टू वेयर ऑल द सिटीजन्स टेक पार्ट इन द पब्लिक पॉलिसीज़ और इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़, कि हम सब किसी भी पॉलिसी को बनाने में, उसे लागू करवाने में हम सब शामिल हों, तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोली जाएगी। बट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज रिलेटेड टू द कंट्री वेयर द पीपल्स ऑफ देयर पर्टिकुलर एरिया इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, मीन्स जब किसी देश के पर्टिकुलर रीजन से लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें और वो रिप्रेजेंटेटिव्स उनके बेस पे, उनके भी आप पे पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में डिसीजन लें, तो उसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोला जाएगा। ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज वन वेयर द सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डे टू डे डिसीजन मेकिंग एंड इन द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। द एंशियंट्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल्स क्या हैं। द एंशियंट सिटी स्टेट्स इन ग्रीस आर कंसिडर्ड एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कि भाई एंशियंट ग्रीस, ग्रीस मीन्स यू ऑल और अवेयर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे भारत की हिंदू घाटी सभ्यता थी कई हजार साल पहले, ठीक है, उसी तरह से दुनिया की एक सिविलाइजेशन थी ग्रीस। ग्रीस का नाम आपने सुना भी होगा, मूवीज में देखा होगा। मैनी वुड कंसीडर लोकल गवर्नमेंट्स स्पेशली ग्राम सभाज टू बी द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब कुछ लोगों का मानना है कि एक एग्जाम्पल तो साफ हो ही गया कि ग्रीस है, वही डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल कभी हुआ करता था, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल आज के टाइम पीरियड में लोग मानते हैं कि जो ग्राम सभाएं हैं उनमें गांव के लगभग सभी लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल्स हैं। बट दिस काइंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी कांट बी कैरेक्टराइज्ड व्हेन ए डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय लाख्स एंड करोर्स ऑफ पीपल। बट लेकिन मान लो गांव के लोग सभी मिलकर डिसीजन ले भी लेते हों, ऐसे तो ऐसा भी प्रैग्मेटिकली पूरी तरीके से होता नहीं, लेकिन ऐसा मान लिया जाता है कि भाई 2-4 हज़ार वोट का गांव हो, उसमें 10-20 लोग मिलकर डिसीजन ले लेते हैं तो काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन जब करोड़ों लोगों की बात आएगी तो सब लोग कैसे बैठकर डिसीजन ले पाएंगे, तो इसलिए दैट इज़ वाई रूल बाय द पीपल यूजुअली मीन्स रूल बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए मान लिया जाता है कि लोगों के द्वारा जो रूल किया जा रहा है वो एक्चुअल में लोगों के द्वारा नहीं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा किया जा रहा है, और उसमें लोगों की सेटिस्फैक्शन या लोगों की सहमति शामिल है। इन सच एन अरेंजमेंट सिटीजन्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु इन टर्न आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन गवर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग द कंट्री। अब ऐसी अरेंजमेंट में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स उनके भी आप पे
सरकार को चलाने में, एडमिनिस्टर करने में, देश को एडमिनिस्टर करने में अपना पार्टिसिपेट करते हैं। द मेथड फॉलोड टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इज रेफर्ड टू एज एन इलेक्शंस। अब इन रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे इलेक्ट किया जाए, आज के टॉपिक की सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भाई हम सब तो एक साथ बैठकर पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है, बट जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कैसे डिसाइड होगा कि वो लोग कौन होंगे, तो इसको डिसाइड करने के लिए ही इलेक्शन करवाए जाते हैं। आई रिपीट, द मेथड फॉलोड टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इज रेफर टू एज एन इलेक्शन। तो इलेक्शन वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने एरिया से रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। Thus the citizens have a limited role in taking major decisions and in running the administration। इसलिए हमारा डायरेक्ट रोल बहुत कम है देश को चलाने में, पॉलिसी बनाने में। दे आर नॉट वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ पॉलिसीज़। हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हैं पॉलिसीज़ को बनाने में। सिटीजन्स आर इन्वॉल्व ओनली इनडायरेक्टली थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। लेकिन इनडायरेक्टली जिस रिप्रेजेंटेटिव को हमने इलेक्ट किया था, ऐसा मान लिया जाता है कि वो जो पॉलिसी मेकिंग में या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में उसका पार्टिसिपेशन है, तो उसको हमने इलेक्ट किया है, हमारे एरिए से उसको मेजॉरिटी मिली है, तो हमारी एरिए के लोगों की मेजॉरिटी भी उसमें मान ली जाती है। इन दिस अरेंजमेंट वेयर ऑल मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, द मेथड बाय विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि भाई किसी एरिए से रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाए और वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स असेंबली में डिसीजन लें। द सेकंड क्वेश्चन रिमाइंड्स अस द फैक्ट दैट नॉट ऑल इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि क्या डेमोक्रेसी पॉसिबल है इलेक्शंस के बिना। अब सेकंड क्वेश्चन था कि क्या भाई किसी अनडेमोक्रेटिक कंट्री में भी इलेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, या कि कोई कंट्री बिना इलेक्शंस के डेमोक्रेटिक हो सकती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दैट नॉट ऑल द इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, कि सभी इलेक्शंस डेमोक्रेटिक नहीं होते। ए लार्ज नंबर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड इलेक्शंस। जो बहुत सारे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया, किम जोंग का आपने नाम सुना होगा, तो उसमें इलेक्शन करवा ले तो भी क्या होना हो, सब लोगों को पता है कि हमने इसको वोट नहीं दी, तो ये केक को ढूंढ के मरवाएगा, ठीक है। इन फैक्ट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स आर वेरी कीन टू प्रेजेंट देमसेल्व्स एज डेमोक्रेटिक। इसलिए ये जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स हैं अपने अपने देश के, जो अलोकतांत्रिक तरीके से बने हुए हैं और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को नहीं होने देते, ये भी चाहते हैं कि हम ये शो करें वर्ल्ड वाइड कि हमने इलेक्शंस करवाया था। हालांकि सबको पता होता है कि इन्होंने इलेक्शन करवाया, बट लोगों ने फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं हुए और लोगों ने डरते हुए इसी को वोट दिया, इसी के कैंडिडेट्स को वोट दी। दे डू सो बाई होल्डिंग इलेक्शंस इन सच ए वे दैट इट डज नॉट थ्रेटन देयर रूल। तो ये इस तरह से इलेक्शंस करवाते हैं ताकि उनके रूल को कोई खतरा ही ना हो। अब आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स सोचने, एक मैंने बता ही दिया। दिस इज़ वेयर कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इन। अब यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है कि भाई इलेक्शंस कैसे होंगे, क्या इलेक्शंस का मेथड होगा, किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होंगे, ठीक है। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए जाते हैं। उनमें से कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ फिर अकॉर्डिंग टू टाइम उनमें चेंज आता रहता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री लेज डाउन सम बेसिक रूल्स अबाउट इलेक्शंस। तो कुछ बेसिक रूल्स पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए होते हैं। द डिटेल्स आर यूजुअली लेफ्ट टू बी वर्कड आउट बाई लॉज पास्ड बाई द लेजिस्लेचर्स। अब कुछ जो बदलाव करने होते हैं वो संसद में कानून पास करके, विधानमंडल में कानून पास करके उसमें चेंज कर दिया जाता है। द बेसिक रूल्स आर यूजुअली अबाउट। अब कौन कौन से रूल्स होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर वोट, कौन वोट दे सकता है। हमारे देश में 21 साल से 18 साल से बड़े हर इंसान वोट दे सकते हैं। एलिजिबल टू कंटेस्ट, कौन कौन इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है, मीन्स इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है। हु इज़ टू सुपरवाइज, इलेक्शंस को कौन देखेगा, जैसे भारत में इलेक्शन कमीशन है। हाउ डू द वोटर्स चूज, अब जो वोटर्स हैं, जो वोट देने के एलिजिबल हैं, वो कैसे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करेंगे। हाउ आर द वोट्स टू बी काउंटेड, अब वो वोट डलने के बाद किस तरह से काउंट होंगी और किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाएगा। ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। लाइक मोस्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आंसर्स ऑल दीज क्वेश्चंस। अब हमारे देश के
कॉन्स्टिट्यूशंस में भी ये सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं कि किस तरह से इलेक्शन होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे इलेक्ट होंगे, वोट कौन देगा, वोट कैसे दिए जाएंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले ही। अब एक्टिविटी जो आपको करनी है ये मैंने अंडरलाइन कर रखा कि आप एक न्यूज़पेपर लो, उसमें से भारत के किसी स्टेट में इलेक्शंस हुए या भारत के पूरे कंट्री के इलेक्शन हुए तो वो कैसे होते हैं, और किसी भी एक देश के उसमें इलेक्शंस कैसे होते हैं, ये आपको आपस में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को ढूंढना है। अब सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसा था भारत में, दूसरे में कैसा था, वोटर एलिजिबिलिटी भारत में क्या थी, दूसरे देश में क्या थी, इलेक्शन कमीशन का भारत में रोल क्या था, तो दूसरे कंट्री की इलेक्शन से रिलेटेड जो बॉडी है उसका क्या नाम है और उसका क्या रोल रहेगा। भारत के इलेक्शन कमीशन को से रिलेटेड वेबसाइट्स आप देख सकते हो, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया eci.gov.in एंड ACE प्रोजेक्ट, और उसके अलावा aceproject.org। इन वेबसाइट्स को आज जब आप खोलोगे तो आपको इलेक्शंस के रिगार्डिंग बहुत सारी प्रायर नॉलेज आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको पता ही है जूम ऐप इज़ हैविंग सम इश्यूज एंड वी आर वर्किंग ऑन आवर यूट्यूब चैनल, व्हेन इट will be fine then we will start taking your classes online on YouTube channel। तो अभी तक आप ऐसे लेक्चर्स ले लो, आपका भी लॉस नहीं होगा।